हाय बच्चों, कैसे हो। 5 सवाल, आज के 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम खेलेंगे। क्या स्कोर रहा मुझे प्लीज बताना अपने कमेंट सेक्शन में। एंड ये जो आज के 5 क्वेश्चंस हैं दे विल बी बेस्ड अपॉन द 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आईआर के वीडियोस अभी रिसेंटली गए थे मंडे एंड ट्यूसडे को। तो एक काम करना, यूट्यूब चैनल पे लाइव सेक्शन पे जाना, वहां पे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है और वहां पे जाके आईआर का जो डे 1 और डे 2 है वो वीडियोस को देखना। तो उसी आधार पे मैंने 5 जो टॉपिक्स बनाए हैं करंट अफेयर्स के बेसिस पे, उन्हीं में से बनाए हैं। चलो जिनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू जिनेवा कन्वेंशन 1949 चार स्टेटमेंट आपके पास दी गई हैं, आपको करेक्ट पता लगानी है इनमें से करेक्ट कौन सी है। मतलब हाउ मेनी, क्या एक करेक्ट है, दो है। स्टेटमेंट विच नहीं पूछा, हाउ पूछा है। हाउ एंड विच में फर्क होता है, इस बात को प्लीज अब आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, बिकॉज अब आपको भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते को 2-3 साल हो गए होंगे। हाउ एंड विच में फर्क होता है, बताओ क्या सही आंसर है, क्या लग रहा है। इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ओके सर, लेकिन वो कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, देखिए उसको। चलो, जो स्टेटमेंट वन है वो गलत है। जिनीवा कन्वेंशन डिटरमिन करते हैं कि वॉर लीगल है इलीगल है। नो सर, ये जिनीवा कन्वेंशन का डिटरमिन करने का काम नहीं है, वो यूएन चार्टर जुस एड बिलम राइट टू गो टू वॉर, वो यूएन चार्टर का काम है। जो जिनेवा कन्वेंशन है वो रेगुलेट करते हैं कि जंग के दौरान, कि जब जंग के दौरान आपने अपना कंडक्ट कैसे करना है। 2 मिलिट्रीज अगर इन्वॉल्व है या 2 से ज्यादा मिलिट्रीज इन्वॉल्व है, तो जिनेवा कन्वेंशन ये बताएंगे कि आपको कंडक्ट कैसे रखना है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द वॉर। ऑलराइट, स्टेटमेंट 2 गलत है। कॉमन आर्टिकल 3 अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स। नहीं सर, वो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आता है, जैसे कि सिविल वॉर्स आता है या इंटरनल रिबेलियंस आता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज में यूएन पीस कीपिंग मिशन जाते हैं तो वहां पे सिविल वॉर्स हो रही हैं, इंटरनल रिबेलियंस हो रहे हैं। तो वो कॉमन आर्टिकल 3 अभी आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, वहां पे जिनीवा कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। सो जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आईआर के, उसके डे 2 में जाइए, वहां पे सबसे पहला टॉपिक जिनेवा कन्वेंशन का मिलेगा। तो जो मेन 4 कन्वेंशन है जिनेवा कन्वेंशन, वो अप्लाई होती है टू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टेट्स। देन थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोटोकॉल 3 2005 में ये इंट्रोड्यूस करता है रेड क्रिस्टल एज द थर्ड प्रोटेक्टिव एम्बलम which is neutral in appearance, designed for use in the context, जहां पे जो रेड क्रॉस है या जो रेड क्रिसेंट सिंबल्स हैं वो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट 3 है वो सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 4 यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अलाउ करता है स्टेट्स को कि वो प्रोसिक्यूट कर सके वॉर क्राइम्स रिगार्डलेस कि वो कमिटेड हुए थे कि नहीं हुए थे। ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन एक कंसेप्ट है कस्टमर इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन ये कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन जिनेवा कन्वेंशन में नहीं एस्टैब्लिश करता। तो ये जो यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन है ये अलाउ करता है स्टेट्स को कि वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं वॉर क्राइम्स को, इररिस्पेक्टिव कि वो कहां पे हो रहे हैं। लेकिन ये पावर डोमेस्टिक लेजिस्लेशन से आती है, ऑफ द रिस्पेक्टिव मेंबर स्टेट, नॉट थ्रू सम दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम द जिनेवा कन्वेंशंस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, इन्होंने कौन सी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वेपन्स को एलिमिनेट किया है। 1987 की ट्रीटी है, न्यूज में थी, करंट अफेयर्स में थी। करंट अफेयर्स में क्यों थी? क्योंकि रशिया ने क्या कहा था, रशिया ने कहा था कि इस ट्रीटी से हम एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो न्यूज में था, इस करके पूछा है। ये सारे करंट अफेयर्स में से क्या सही आंसर है? आंसर है ऑप्शन सी। तो एक बात को समझो, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल वो होती है बेटा जो 500 से 5500 किलोमीटर के रेंज में आती है, और जो 5500 किलोमीटर से ज्यादा है उसको हम कहेंगे ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कि पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या होता है अंडर द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961। ये 4 ऑप्शंस हैं, बताओ क्या सही है, क्या सही है। आपके लिए कीवर्ड क्या होना चाहिए कि पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब दैट यू आर नॉट वेलकम, समबडी हु इज अनवेलकम। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो पर्सोना नॉन ग्राटा का जिक्र कब आया था? 2 बार जिक्र आया पिछले 1 साल में। एक बार तो जब अभी रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री डिफेंस या जितने भी मतलब उसके जो डिफेंस के डिप्लोमैट्स है जो यहां पे स्टेशनड है, नॉट द हाई कमिश्नर, वो अनवेलकम है, यानी कि वो पर्सोना नॉन ग्राटा है। तो जो पर्सोना नॉन ग्राटा है वो एक लैटिन वर्ड है, दैट इज अ लैटिन वर्ड, लैटिन टर्म, जिसका मतलब होता है दैट यू आर नॉट वेलकम, यू आर अनवेलकम। और ये जो टर्म है पर्सोना नॉन ग्राटा, इसका इस्तेमाल किया जाता है अंडर द दिस इज इन्वोक्ड अंडर द
अंडर द आर्टिकल 9 ऑफ द वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961। तो आपको ये पता हो अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द वीना कन्वेंशन जो रिसीविंग स्टेट है यानी कि इस केस में इंडिया, वो विदाउट एक्सप्लेनेशन कह सकती है, विदाउट एक्सप्लेनेशन कह सकती है कि कोई भी मेंबर ऑफ द डिप्लोमेटिक स्टाफ ऑफ द सेंडिंग स्टेट इज नॉट वेलकम। जैसे कि हमने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद क्या कहा था, हमने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद कहा था कि आर्टिकल 9 ऑफ द वीना कन्वेंशन को इन्वोक करते हुए हम कुछ डिप्लोमैट्स को, पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स को, मिलिट्री डिप्लोमैट्स को हम अनवेलकम करते हैं, पाकिस्तान उसको वापस भेजे, वापस लेके जाए। और जो सेंडिंग स्टेट है उसको वापस रिकॉल करना पड़ता है वो डिप्लोमैट्स को, नहीं करेंगे, फेलिंग टू डू सो, उसके अगर नहीं होगा तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो डिप्लोमैट्स है जिनको वापस नहीं बुलाया गया वो अपनी डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी खो बैठेंगे और उनको बुक भी किया जाता है, उनको बुक भी किया जा सकता है अंडर द डोमेस्टिक लॉ ऑफ द रिसीविंग स्टेट। मुझे आपने कमेंट में यह बताना है कि वो दूसरा वाक्य कब हुआ है, और हाल ही में हुआ है जब किसी देश ने एक और देश के डिप्लोमैट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी के बारे। ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी अडॉप्ट करी गई थी WHO मेंबर स्टेट्स के द्वारा। यहां पे 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है आपको बतानी है। ऑलराइट, इट इज द ओनली सेकंड लीगली बाइंडिंग अकॉर्ड इन द WHO का 75 ईयर का इतिहास, बिल्कुल सही है। जो टोबैको कन्वेंशन है, एक ग्लोबल कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल ट्रीटी, वो भी निकाली गई थी, तो वो पहली लीगली बाइंडिंग थी, दूसरी लीगली बाइंडिंग बिल्कुल सही है। ऑलराइट, 1, 3 और 4, हाँ 1 स्टेटमेंट सही है। ट्रीटी गिव्स WHO पावर्स टू मैंडेट लॉकडाउन। नो सर, ये जो पावर है ये कंट्रीज के पास ही है, ये नेशनल लेजिस्लेशन होगा, ये कंट्रीज के पास पावर होगी कि भैया आपने एयर ट्रैवल पे बंदी लगानी है, मतलब आपने बैरियर लगाना है, आपने लॉकडाउन लगाने हैं, ये पावर WHO के हाथ में नहीं होगा। ये स्टैब्लिश करता है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम लिंकिंग फार्मास्यूटिकल एक्सेस टू डेटा शेयरिंग, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ऑप्शन 4, पार्टिसिपेटिंग मैन्युफैक्चरर्स को एलोकेट करना पड़ेगा 10% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एंड थेरापेटिक्स टू द WHO, ये भी बिल्कुल सही है। ऑलराइट, स्टेटमेंट 2 गलत है। ऑलराइट, क्लॉज 24 एक्सप्लिसिटली इस ट्रीटी का कहता है कि WHO किसी को भी डायरेक्ट नहीं कर सकता, किसी कंट्री को या किसी भी डोमेस्टिक लॉ को, डोमेस्टिक पॉलिसीज को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आप लॉकडाउन लगाओ या कहीं वैक्सीनेशन इंपोज करो, वैक्सीनेशन मैंडेट करो, ट्रैवल बैन्स लगाओ। ये क्लॉज 24 ऑफ द पैंडेमिक ट्रीटी एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है। WHO के पास कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। पैथोजन एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, एब्सोल्युटली फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ऑब्वियसली जो पैथोजन डेटा और सैंपल्स हैं वो एक्सेस करने के लिए बाकी कंपनीज के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ, जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के साथ ये जो डेटा है, ये जो सारा का सारा सैंपल है, शेयर करना पड़ेगा ताकि वो भी तेजी से, जल्दी से अपनी वैक्सीन और दवाइयां बना सकें। और स्टेटमेंट 4 सही है। प्रोविजन कहता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको 10% अपने वैक्सीन का जो हिस्सा है प्रोडक्शन, यानी कि अगर मान लीजिए कि 100 वैक्सीन बनाई हैं, उनमें से 10 वैक्सीन या थेरेपेटिक्स या डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं वो WHO को देने हैं। और जो बाकी 10% है, मतलब मान लो कि फाइजर है, तो फाइजर ने 100 वैक्सीन बनाई, तो इसमें से 10 तो जाएंगी WHO को, और इसमें से 10 और किसको जाएंगी, वो किसको जाएंगी, अफोर्डेबल प्राइसेस पे टू द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन NPT से रिलेटेड है, फटाफट बताओ। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द NPT। सर ये गलत हो जाता है, ये इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहां पे गलत हो गए, तो बचा गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब ऑप्शन ए और सी में से आपको पता है कि 3 स्टेटमेंट दोनों में कॉमन दिखा रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, राजीव गांधी एक्शन प्लान कॉल्ड फॉर अ कंप्लीट डिसआर्मेशन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 आपका सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रॉयड इट्स केमिकल वेपन स्टॉकपाइल अंडर द केमिकल वेपन कन्वेंशन। ओके सर। इंडिया डिफाइंस न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स अंडर द NPT एज दोज दैट टेस्टेड अ डिवाइस। इंडिया डिफाइन नहीं करता, ये इंडिया डिफाइन नहीं करता बॉस, ये इंडिया डिफाइन नहीं करता, NPT डिफाइन करता है। इंडिया कौन होता है डिफाइन करने वाला, NPT डिफाइन करता है कि वही स्टेट्स, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज होंगे जिन्होंने जनवरी 1, 1967 से पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया है, चाहे वो पीसफुल किया हो, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए किया हो। 1 जनवरी 1967 के बाद जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का पोटेंशियल दिखाया है, न्यूक्लियर डेमोन्स्ट्रेशन करा है, उनको हम NWS में नहीं मानेंगे, उसको हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट में नहीं गिनेंगे, नहीं मानेंगे। ऑलराइट, और ये सही है, इंडिया ने अपना जो केमिकल वेपन स्टॉकपाइल था वो कंप्लीटली डिक्लेयर भी किया था, डिस्ट्रॉय भी किया था अंडर द केमिकल वेपन कन्वेंशन, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 1 और 4 आपका गलत है। इजी क्वेश्चंस थे, क्या स्कोर बना है मुझे कमेंट में बताना। बाकी दोस्तों हमारा रैपिड रिवीजन का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, प्रीलिम्स का, स्लीपी क्लासेस का बहुत ही ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोग्राम है, रैपिड रिवीजन और क्रैश कोर्स एंड इवन हमारे करंट अफेयर्स के कोर्सेज। तो टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए और इसी प्रकार स्लीपी के साथ जुड़ के अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को भी सिक्योर बनाएं।
आई एम वेटिंग फॉर यू. थैंक यू सो मच.